जी का काम है ये। तो वो जैसा जिसको देंगे इंस्ट्रक्शन, आप लोग फॉलो कीजिए। मेरा काम तो केवल आप लोगों को पढ़ा देना है। हम्म। ठीक है। नहीं नहीं, वो तो नहीं कह आप रहे, एक हम ये बार कह अभी, रहे थे कि उस दिन हमें हाँ, दिया था, हम कर नहीं पाए थे। ये मैं कह रही हूँ। मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो आपने इस बात को भानु जी के ध्यान में करा देना है। ठीक है। कि मैं तो उस दिन थी और मेरी तो बातचीत भी हुई थी, मैं डायलॉग में शामिल थी, लेकिन मैं इतनी हाँ जी। मशरूफ हो गई थी किन्हीं और कामों में कि मैं अपने आप को प्रेजेंट लिख हम्म। नहीं पाई। ठीक है। तो भानु जी अपने विवेक से आपको अगर लगा दिया तो प्रेजेंट, नहीं लगाया तो एब्सेंट। ठीक है। अब उनका विवेक काम करेगा इन सब कामों के लिए। ज्ञान के लिए आप मेरे विवेक पे निर्भर रह सकती हैं। तो अभी मुझे लगता है कि अपना समय हो गया है क्लास आरंभ करने का। तो हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं। अ, जी, हम लोगों ने पिछले क्लास चलिए में चलिए साइड हाँ जी, हाँ बताएं बताएं। कर लिया। बोलिए बोलिए अनीता जी, क्या क्या बोल रही हैं आप? सर ये साइड में सीसी लिख के आ रहा है, उसको है क्या? और आपकी थोड़ा सा आवाज कम आ रही है। क्या लिख क्या रहा है, सर मैं ये सीसी? कह रही हूँ, हाँ हाँ। ये कह रहा है उसको टच करके नाम और लिखते हैं क्या? चैट इसमें आता है, चैट वाला। अच्छा। चैट में लिखा जाता है ये सब, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे, इसलिए इसलिए इस काम के लिए डिपार्टमेंट के हेड साहब की तरफ से भानु जी को डिप्यूट किया गया है। तो वो एक बार जब मैं क्लास अपनी अच्छा। पूरी कर दूंगा, तो एक बार भानु जी आप जी जी सबको ये पूरी प्रक्रिया कि जी अटेंडेंस कैसे मार्क होगी और हम सबको क्या क्या इसमें एहतियात बरतना है, इन सब की जानकारी एक जी। बार भानु जी आप लोगों को क्लास खत्म होने के बाद दोबारा दे देंगे, जिससे कल से आप लोगों को कोई संकट ठीक ना है। हो इसमें। ओके तो मैंने आरंभ सर। किया था कि जी जी, आरंभ किया था मैंने कि हम सब ने, हमारा काफी गैप हो गया था, इसलिए मैंने जो आप लोगों को उस दिन भी क्लास का बात बताई थी, वो भी हम सब ने पहले पढ़ा हुआ है, और आज मैं थोड़ा सा जो रिकेपिचुलेट एक बार दोबारा याद कराऊंगा, वो भी हम सब ने पढ़ा हुआ है। तो लेकिन इसी आज जो मैं बात बताऊंगा, इसी से हमारे अगले लेक्चर की दिशा, नई बात का हमारा आरंभ होगा, शुरुआत होगी। तो मेरा एक पहला प्रश्न आप सबसे है, जिसमें जिसका प्रश्न ना में होगा, वो मुझे अपने आप को अनम्यूट करके ये बात बताएगा। मैंने हम सब ने क्लास आरंभ होने के बहुत पहले ही, जब हमारी क्लास हुई थी मार्च में, तभी ये हमने फैसला किया था कि अभी आप सबके पास अपना एक टेंटेटिव रिसर्च प्रपोजल बन जाना चाहिए। एक जो जिससे कि वो अगर बन जाएगा, तो उसी को हम आधार मानकर अपनी जो जो बातें क्लास में कहेंगे, बताएंगे, पढ़ेंगे, तो उसका अप्लाइड पार्ट आपको वहां पर समझ आएगा। कि जैसे आज मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा रिसर्च किस टाइप का है, किस टाइप का मेरा है रिसर्च। जैसे मैं अगर एक दृष्टांत दूं, एक बार मैं एक जगह में इंटरव्यू देने गया मैं, तो उससे कि आपका पीएचडी का टॉपिक क्या था, मैंने कहा कि मेरा टॉपिक था डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, स्टडी ऑफ फ्लड कंट्रोल इन दिल्ली। तो मुझे उन एक्सपर्ट साहब ने पूछा कि ये क्या आपका एक्शन रिसर्च था, क्या ये एक्शन रिसर्च? अब मुझे ध्यान नहीं था कि एक्शन रिसर्च क्या होता है, मैंने पढ़ा भी नहीं था, पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं मैं। और मुझे क्लास में इस प्रकार का कुछ बताया गया होगा तो मुझे याद नहीं था। मैं वहां पर घबरा गया, मैंने कहा कि यस सर, एक्शन रिसर्च था। उन्होंने मुझे पूछा कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। अब मैंने अपने कॉमन सेंस से सोच के बताया, मैंने कहा कि एक्शन कहा गया है, इसका मतलब कि जरूर कुछ करने की बात होगी। तो मैंने कहा साहब, जिस रिसर्च के द्वारा कुछ काम किया जाए, कुछ एक्शनेबल फाइंडिंग्स हो, उसको एक्शन रिसर्च बोलते हैं। तो इस इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब हम सब अपनी क्लास पूरी करें, क्लास में करें, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में कुछ फिक्स्ड टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हमको जरूर ध्यान करना चाहिए।
उनको हमको जरूर लिखना चाहिए और उनको हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि हम क्लास पढ़ा के अगर आगे बढ़ जाएंगे और साल 6 महीने बाद, 1-2 साल बाद, या 4, 6, 8, 10 साल बाद कोई आपसे कोई शब्द प्रयोग करे कि ये रिसर्च आपने सुना है क्या, तो आप उस समय ये ना कहने को नहीं साहब मैंने तो सुना ही नहीं। इस दृष्टि से आज जो बातें मैं करूंगा वो अधिकतर टेक्निकल बातें हैं, लेकिन उन बातों का एप्लीकेशन कैसे होगा, जो मैंने पूछा आप लोगों से कि आप सबका रिसर्च प्रपोजल बन गया है क्या। हम में से, मैंने कहा टेंटेटिव, फाइनल नहीं होना है अभी उसको, अभी बहुत सारे उसमें सुधार होंगे, मैं बातें बताऊंगा, उसके हिसाब से आप लोग सुधार कर सकते हैं उसमें। लेकिन एक जो हमारा टेंटेटिव, हमारा फ्रेमवर्क, हमारा ब्रॉड आइडिया, हमारा मेन जो डोमेन है, मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत 1 दर्जन से ज्यादा डोमेन्स हैं। जो मोटा मोटा हम कहें तो पॉलिटिकल थियरी है, पॉलिटिकल थॉट है, इंडिया का है, वेस्टर्न का है, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल, बहुत सारी बातें हैं। आप सबको ये सब बातें मैंने पहले बताई हुई हैं। फिर इनके सब डिसिप्लिन हैं, सब पार्ट्स हैं इनके। तो इस हिसाब से आप सबका रिसर्च प्रपोजल बन गया है क्या। अब मुझे बताएं, अगर कोई नहीं बोलेगा तो मैं मानूंगा कि उनका भी रिसर्च प्रपोजल बन गया है। और फिर अगर मैं कोई बात बताकर उनसे पूछूंगा कि अब बताइए कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है या आपने जो अपना सिनॉप्सिस बनाया है, उस बात पर ये हमने जो अभी बात की है कैसे अप्लाई होती है, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको दाएं बाएं झांकने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप अगर अभी आप क्लियर कर देंगे तो ठीक रहेगा सर कि गुड हम में मॉर्निंग से सब, हाँ, अपना नाम बताना है और सर। सब बताना है, अपनी बात बतानी है। हाँ गुड मॉर्निंग सर, मैं नेहा बोल रही हूँ। बताइए। मेरा नहीं बना था टेंटेटिव रिसर्च। अच्छा नेहा, हाँ हाँ हाँ, आपका नहीं बना। और सर किसका नहीं बना। राजकिशोर। सर राजकिशोर। अच्छा अशोक जी, आप जी जी आपका भी नहीं बना। और सर कुछ कुछ शुरू किए हैं अभी, बल्कि अभी बना नहीं है। अच्छा, नहीं शुरू मतलब क्या, ऐसी ऐसी बातें हर हमें नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि आपने कहा बना है तो आपसे मैं सवाल नहीं पूछूंगा। नहीं सर, नहीं बना नहीं नहीं बना, तो नहीं बना। आपको मैं, अच्छा ठीक है, और किसका नहीं बना। मेरा सर और मणिप्रभा। किसका नहीं बना। मणिप्रभा जी आपका सर भी नहीं बना। मणिप्रभा। आपका तो आपने तो कुछ लिख लिया। हाँ जी जी, मणिप्रभा जी आपने तो कुछ लिख लिया था पहले। जी सर। है? सर वो सर ने कैंसिल कर दिया था। क्या हुआ, किसने किया था कैंसिल। मणिप्रभा जी क्या हुआ फिर सर आप से मना साइबर बताएं। अपराध चेक। आप सबकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है, पता नहीं मेरे में दिक्कत है नेटवर्क में या आप लोगों के में। तो आप क्या कह रही है, आपका नहीं हुआ है क्या अभी तक, सर नहीं मना बन कर पाया दिया। क्या रिसर्च प्रपोजल। है जी। नहीं सर, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ सत्यार्थ प्रकाश के बारे में। नहीं आप कह रही है मना कर दिया, किसने मना कर दिया। सर आपने अब सर ने दोनों ने मना कर दिया कि इस पर रिसर्च हो चुका है साइबर क्या पर। क्या दिल्ली टॉपिक था आपका, आपका टॉपिक क्या था। सर हेलो। मेरा टॉपिक आप परिप्रेक्ष्य में हो। अच्छा चलो, नहीं तो ऐसा है ना कि आप जिसको जब हम वो बोलते हैं टेंटेटिव ना, तो इसका मतलब होता है कि हमारे के ड्राफ्ट है ये रिवाइज बाद में हो सकता है। तो ऐसा ध्यान में करना जी है। आप एक बार टॉपिक आपका, मैं आपका टॉपिक सुन नहीं पा रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही साफ आपकी। फिर तो आपको मैं बताता कि जी आपके में क्या प्रॉब्लम थी और कैसे उसको ठीक कर सकती हैं। बताइए टॉपिक बताइए, अब आपकी आवाज साफ आ रही है। जी सर टॉपिक क्या रखा था आपने पहले। मैं साइबर अपराध। अरे फिर से आपकी आवाज डिस हो गई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जब आवाज साफ आएगी तो मुझे आप एक बार अपनी बात आप बताना। तो तो मणि, ठीक है, ठीक 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 है मणि जी, ठीक है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। जी सर। तो मणिप्रभा जी, राजकिशोर जी और नेहा ने अभी तक कहा कि इनका नहीं बना, और बाकियों का मेरा हाँ नहीं सर, गुड बना। मॉर्निंग। अक्षय है सर। क्या नाम नाम बताओ। अक्षय सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ अक्षय। यस अच्छा, सर। अक्षय का भी नहीं बना। अच्छा, सर मैं आज, और किसका नहीं बना। मेरा भी नहीं बना है अच्छा सर।
और नाम बताओ पहले, नाम बताना तब बताना मेरा नहीं बना। सर मेरा नाम अनुराधा है और मेरा भी नहीं बना जी, है। अच्छा, अनुराधा का भी नहीं बना अभी हाँ तक, जी, अच्छा हाँ अच्छा। जी। और किसका नहीं बना है जी? मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है सर, मेरा भी नहीं बना है। नाम नाम बताइए अपना। सुरेश जी। सुरेश। हाँ देखिए सुरेश जी, मुझे आपकी आवाज याद है, किसी और की आवाज याद ही नहीं है मुझे। अब आप मतलब आप समझ सकते हैं कि आप मेरे कितने करीब हैं? और किसका नहीं बना? हेलो, हाँ बताएं, और किसका नहीं बना? तो मेरा भी नहीं बना आवाज, अभी। नाम बताओ, खराब बात की वजह से। नाम क्या है, नाम बताओ पहले। मोनिका। अच्छा, मोनिका, सर मोनिका महेंद्र जी। हाँ, आपका तो कैसे बनता, आप तो क्लास में नहीं आती थी। और कौन है? प्रणाम रोहित सर्वेश्वर कुमार। पांडे। हाँ रोहित, क्या हुआ आपका, क्या हुआ रोहित? सर मेरा आपका बन अभी गया है क्या रोहित? पूरा तैयार नहीं हो पाया है। अच्छा, पूरा से क्या मतलब है? पूरा से क्या मतलब है, पूरा नहीं तैयार हो पाया? सर पूरा तैयार नहीं रोहित हो पाया आपसे अभी। पूछ रहा हूँ। आ, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं पूरा सर, से आपका मतलब क्या है? हैं? अभी कुछ पॉइंट सर इसमें लिखने आ रहे हैं। रोहित आप, कौन सा लिखना बाकी है अभी आपका? सर जैसे निष्कर्ष होता है, रोहित जी, कंक्लूजन वगैरह। हाँ, जी सर। निष्कर्ष तो होता ही नहीं है इसमें मेरे भाई। रिसर्च प्रपोजल में निष्कर्ष तो होता ही नहीं है। ये किसने कहा निष्कर्ष लिखना है अभी? सर बताया था एक। रोहित, मेरी आवाज आ रही है आपको? किसने किसने बताया था? किसने बताया था निष्कर्ष होता है? मैंने बताया था? रोहित, बोल भाई बोल। क्या हुआ रोहित, क्या हुआ? चलो ठीक है। ये वर्चुअल क्लास का ये फायदा है कि जब ना करे मन ना करना बोलो। लेकिन मुझे आनंद आता है फेस टू फेस क्लास पढ़ाने में, ऐसा आप नहीं लोग सर जानते अभी ही नहीं हैं। आई। क्या नहीं आई? सर्वेश्वर जी, आपको आवाज आ रही है? सर, सर्वेश्वर जी। सर एक दोस्त था वो पीएचडी कर सर्वेश्वर रहा जी, था, उसने बताया था। हाँ सर, प्रणाम सर। नहीं नहीं आपने सर, आपने नहीं। हाँ, अच्छा चलो रोहित, कोई बात है, आपकी बात पूरी हो प्रणाम गई। प्रणाम। हाँ हाँ, प्रणाम भाई प्रणाम। सर्वेश्वर, आपका क्या हाल है? ठीक है सर। सर अभी तो सर्वेश्वर, इंट्रोडक्शन और साहित्य समीक्षा में ही फंसे हुए हैं। अच्छा चलो ठीक है। अभी मुझे लगता है इसका मतलब यह है कि आप सबने बात को गंभीरता से नहीं लिया। तो मैं अभी आप सबको ब्रीफली ये मैं बताता हूं मैं, कि हमको रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना होता है, हम कैसे बनाएं उसको, और उसमें किन किन बिंदुओं को हमें समाहित करना होता है, ये सब बात ध्यान से सुनना आप लोगों को। और 1 हफ्ते के अंदर, अगले सोमवार तक, आप लोगों को अपना टेंटेटिव प्रपोजल बना लेना है। ठीक है? सबको ध्यान से बात मेरी समझ आ गई? तो हेलो, बात आ गई समझ आपको सर्वेश्वर जी? आ रही है सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? तो अभी मैं एक बार आप सबको जी मैं सर। मोटे तौर पे बहुत बहुत ब्रॉडली बताता हूं कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है। ठीक है? इसके हम इसकी 5 स्टेजेस होती हैं, इसके 5 चरण होते हैं। आप लोग कहीं लिखे इसको, नहीं तो सब भूल जाएंगे बाद में, फिर कहोगे कि मैंने कहा था कि निष्कर्ष लिखा करो इसमें। पहला चरण क्या होता है हमारा रिसर्च प्रपोजल अपना लिखने के लिए? इसको हम बोलते हैं टॉपिक का आइडेंटिफिकेशन। अपना टॉपिक जो है उसको पहले हमको चुनना होता है कि मैं किस टॉपिक पे रिसर्च करूंगा, ये हमारा पहला चरण होता है। और ये टॉपिक कैसे हम करते हैं? तो इसको डिसाइड करने के लिए हमको 2 चीजों का ध्यान रखना होता है।
पहले हमको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि पॉलिटिकल साइंस जो विषय है, इसके अंतर्गत रिसर्च के कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं, कौन कौन से मुख्य उप विषय हो सकते हैं, जिनके जिनके अंदर से कोई टॉपिक लेकर मैं शोध कर सकता हूं। तो वो बिंदु कौन से हैं, वो मूल उप उप विषय कौन से पॉलिटिकल साइंस के। तो हम शुरुआत कर सकते हैं पॉलिटिकल थियरी से, पॉलिटिकल थॉट से। पॉलिटिकल थॉट, मैंने कहा कि पॉलिटिकल थॉट में एक इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट होता है, मेडिवल होता है, मॉडर्न होता है। फिर इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी हिस्सा होता है, फिर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का भी हिस्सा होता है, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का हिस्सा होता है, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट जो होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके भी कुछ बिंदुओं को लेकर हम शोध अपना कर सकते हैं। इसके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत लंबा चौड़ा दायरा होता है। इसके अलावा जिसको हम बोल सकते हैं सोशल मूवमेंट्स, सामाजिक आंदोलन, तो इसमें वो चाहे महिला आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, श्रमिक आंदोलन हो, पर्यावरण का आंदोलन हो, ये भी हमारे शोध के मुद्दे हो सकते हैं। उसके बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो वैश्विक राजनीति है, जिसमें कोल्ड वार हो सकता है, यूनाइटेड नेशंस का कोई हिस्सा हो सकता है। इसमें दो महाशक्तियों के, दो देशों के संबंध हो सकते हैं। जो ग्लोबल जियो स्ट्रेटेजी है, जो वैश्विक जो भू रणनीतिक चीजें हैं, वो हमारे शोध का हिस्सा हो सकती है। इंडिया और इसकी फॉरेन पॉलिसी, इसके पड़ोसी हैं बड़े बड़े और देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इनका ये भी हमारे शोध के विषय हो सकते हैं। इसके साथ ये तो हो गया जिसको हम बोलते हैं थीमेटिक, हमारे लिए शोध करने का स्कोप। दूसरा क्या होता है, शोध का दो और बड़ा डायमेंशन होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल और स्पेशियल। टेम्पोरल में मतलब होता है टाइम से संबंधित, इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल, टाइम से संबंधित। तो हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक समय के जो भारतीय चिंतक रहे, उनके ऊपर हमारा शोध हो सकता है। तो इसी प्रकार से किसी देश का घटना, कोई व्यक्ति, कोई प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए कोई भारत में अगर शोध करना चाहे गठबंधन की राजनीति का, तो गठबंधन की राजनीति का वो शोध कर सकता है स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात भी, 60 और 70 के दशक का, वर्तमान समय का, जनता पार्टी के फेज का ही एक अलग से वो शोध कर सकता है। तो ऐसे हर चीज का, ऐसे मान लीजिए कि अगर किसी को स्टडी करना है इंडिया चाइना रिलेशंस का, तो वो आरंभिक दौर का भी कर सकता है, जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था, वो उस दौर का भी कर सकता है, आजकल का कि जब एक समय था कि मोदी जी और शी जिनपिंग अहमदाबाद में झूला करते थे। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि बायकॉट चाइना वाला बात हो गया है, और जो गलवान वैली में हमारा क्या हाल है। तो इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल, टाइम से संबंधित। क्योंकि किसी भी विषय का, जैसे भारतीय दलीय व्यवस्था है, भारतीय राज्य का स्वरूप है, कृषक, जितनी भी सारी बातें हैं, इनका अपना इतिहास होता है, और सारी चीजों को समग्रता में हम पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि शोध जो होता है वो बारीक चीज होता है। इसलिए हम समय, टाइम का हम एक पीरियड ले लेते हैं और उस कालखंड में हम अध्ययन करते हैं। जैसे हम कर सकते हैं कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में भारत चीन संबंध, एक पक्का समय है 5 साल का, 1984 से और 1989 तक का, उसमें आप उसका अध्ययन कर लीजिए। इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल, टाइम का। दूसरा होता है स्पेशियल, स्पेस। स्पेस मतलब जगह, जगह मतलब होता है। तो स्पेस का मतलब क्या है कि हमारा शोध का, उसका जो स्पेशल स्केल क्या होगा। क्या हमारा शोध वैश्विक हो सकता है, ग्लोबल हो सकता है, किसी कंट्री का, पूरे देश का, पूरे भारत का हो सकता है, किसी राज्य का हो सकता है,
किसी कमिश्नरी का हो सकता है, मंडल का हो सकता है, किसी जिले का हो सकता है, किसी ब्लॉक का हो सकता है, किसी वार्ड का, शहर का हो सकता है, और यहां तक कि किसी एक गांव का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसके साथ ही हम दो गांव का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, हम दो जिलों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, हम दो राज्यों का कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको जो हमारा स्पेशियल डायमेंशन है शोध का, इसका जो हमारा जो स्थानिक स्वरूप है वो है कि हम अपने शोध को एक निश्चित स्थान के ऊपर भी लोकेट, उसको स्थापित कर सकते हैं। तो अब पहला जो हमारा चरण है शोध का, रिसर्च प्रपोजल के बारे में विचार करने का, बनाने का, वो होता है कि हमको सबसे पहले जानकारी हो कि हम किस विषय के अंतर्गत, किस विषय के दायरे में अपना शोध करना चाहते हैं। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको पॉलिटिकल साइंस, तो मैंने बताया कि ये डिसिप्लिन है ही, साथ में आजकल 3 प्रकार का और शोध की प्रविधियों का संचार हुआ है, पर ज्यादा बल दिया जाने लगा है। जैसे पॉलिटिकल साइंस को हम बोलते हैं डिसिप्लिनरी शोध, ये हमारे विषय का शोध है। एक होता है इंटर डिसिप्लिनरी, जिसको हम बोलते हैं अंतर अनुशासनात्मक, इंटर डिसिप्लिनरी। जैसे अगर आप कोई टॉपिक लेते हैं भारत के नेशनल मूवमेंट का, राष्ट्रीय आंदोलन का, तो उस टॉपिक के अंतर्गत आपको बहुत सारी बातें इतिहास के जो जो हिस्टोरियोग्राफी है उसको पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जो आर्काइवल सोर्सेस, जो जो अभिलेखागार में रखी चीजें हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये प्रकार का ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होता है। ऐसे ही एक हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच ऑफ रिसर्च। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच क्या होता है? उसमें किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना को, पॉलिटिकल किसी प्रोसेस को, किसी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक्स के एंगल से उसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। तो इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। अगर हमने पॉलिटिकल साइंस को और किसी चीज से जोड़ा, वो चाहे सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, जैसे अगर किसी को जियो स्ट्रेटजी पर अध्ययन करना है, जियो स्ट्रेटजी पर, भू रणनीति पर अध्ययन करना है, तो उसको, उसका ये एक प्रकार का इंटरडिसिप्लिनरी ये मामला हो जाता है। और उसको बिना उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का वो अध्ययन करना चाहता है, बिना उसके भूगोल को अच्छी तरह से समझ लिए उसको अध्ययन ठीक से उसका हो पाना कठिन रहेगा, मुश्किल रहेगा। इसके साथ ही एक होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी होता है किसी शोध में जब हम एक से ज्यादा विषयों के बिंदुओं को समाहित करते हैं। अब यहां पर आपको इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी का आपको फर्क समझना चाहिए। जब हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, तो हमारा ध्यान हो, हमारा विषय, हम इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा जो अध्ययन का जो स्वरूप होता है, उसमें हमारा जो, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रेमाइस, हमारा मूल बिंदु। बेसिक प्रेमाइस तो हमारा पॉलिटिकल साइंस का ही होता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिटिकल के साथ साथ हमको किसी दूसरे विषय का भी सहायता लेनी पड़ती है। जैसे मान लिया कि अगर कोई इंडियन ओशन का जियो स्ट्रेटेजिक स्टडी करे, तो उसको स्टडी करना है क्या कि इंडियन ओशन, भारतीय महासागर, हिंद महासागर का जो भू रणनीतिक महत्व है, उसका भारत के लिए क्या महत्व है, कैसे वो चेंज हो रहा है, उसमें अपने आप को कैसे भारत लोकेट करे, जिससे कि चाइना और देशों से इसका जो है सुरक्षा होती रहे। तो इसमें हमारा मूल मकसद तो क्या है? हमारा मूल मकसद है कि भारतीय सुरक्षा, भारतीय विदेश नीति का अध्ययन करना। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझने के लिए, इसका वर्णन करने के लिए हमको जब तक हिंद महासागर की भू संरचना नहीं समझ आएगी, तब तक हम इसको ठीक से अध्ययन इसका हम कर नहीं पाएंगे। इसको हम वो बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी होता है कि हम ये नहीं पता, हमको ये नहीं पता लगता है उस शोध के विषय में कि इसमें, इस शोध के विषय में बेसिक प्रेमाइस किस चीज का है, वो पॉलिटिक्स का है या इकोनॉमिक्स का है।
जैसे एक आपको मैं दृष्टांत देता हूं। अभी एक शोध की कल्पना अपने हेड साहब कर रहे हैं, पौन जी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि राज्य के सर्वांगीण विकास में अर्थ और अर्थतंत्र की भूमिका, संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध संदर्भों के आधार पर एक अध्ययन। अब हमें ध्यान करना है क्या, राज्य के सर्वांगीण विकास में अर्थ और अर्थतंत्र। अब एक तरफ तो राज्य का सर्वांगीण विकास है। अब सर्वांगीण विकास की अवधारणा ही अपने आप में बड़ी कॉम्प्लेक्स अवधारणा है। जब हम बोलते हैं डेवलपमेंट, तो ये केवल पॉलिटिकल नहीं है, ये सोशल भी है, ये इकोनॉमिक भी है, ये ह्यूमन जो डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ है। और इसमें अर्थ और अर्थतंत्र की भूमिका, अब अर्थ और अर्थतंत्र की भूमिका को हम ज्यादा महत्वपूर्ण माने, या हम महत्वपूर्ण माने कि विकास है, या हम महत्वपूर्ण माने कि राज्य का विकास है। इसको हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, जिसमें हमको आदमी चाहिए पॉलिटिकल साइंस का भी, जो ये बताए कि राज्य के नाते हम क्या समझते हैं। हमको आदमी चाहिए ऐसा भी जो डेवलपमेंटल स्टडीज में काम किया हो, जो ये बताए कि सर्वांगीण विकास की अवधारणा क्या होती है। हमको आदमी चाहिए इकोनॉमिक्स का, जो ये बताया भाई कि अर्थ और अर्थतंत्र का मतलब क्या होता है, और किस प्रकार से अर्थ और अर्थतंत्र विभिन्न प्रकार के विकास के उपक्रमों में सहायता या बाधा बाधा बनते हैं। तो इस शोध को हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, बोलते हैं इसको हम। और इससे आजकल और आगे एक नई वृत्ति आई है, इसको हम बोलते हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च। ट्रांस डिसिप्लिनरी जो जो डिसिप्लिन की मर्यादा को ही लांघ जाता है। जैसे अगर हमको आजकल अध्ययन करना है एलजीबीटी राइट्स का, एलजीबीटी हम सबने सुना हुआ है। एल मतलब होता है लेस्बियन, जी मतलब होता है गे, बी मतलब होता है बाइसेक्सुअल, और टी मतलब होता है ट्रांसजेंडर। ये विभिन्न प्रकार के जो लैंगिक समूह होते हैं, जिन लोगों की विभिन्न प्रकार की लैंगिक पसंद होते हैं। लेस्बियन का अलग पसंद होता है, जो प्राकृतिक रूप से स्त्री पुरुष के लैंगिक विभाजन को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार से गे भी होते हैं, जो समलैंगिक हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, और ट्रांसजेंडर। तो इन सब के इनका अगर आपको अध्ययन करना है, तो इनको आप एक किसी डिसिप्लिन के अंदर, विषय के अंदर आपको बांध पाना कठिन है इनका। इसलिए इनके ऊपर जो शोध होते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि ये ट्रांस डिसिप्लिनरी है। ये किसी भी अनुशासन, किसी भी विषय की मर्यादा से ये बाहर चला जाता है। इसलिए हमको जब अपने विषय का हम चयन करें, तो हम ये भी ध्यान रखें कि मेरा विषय, शोध का विषय जो है वो डिसिप्लिनरी है, पॉलिटिकल साइंस प्योर डिसिप्लिन का हिस्सा है ये, या ये इंटर डिसिप्लिनरी है, या ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, या ये ट्रांस डिसिप्लिनरी है। तो इस प्रकार से सबसे पहला बिंदु हमें क्या ध्यान करना होता है अपने सर्च प्रपोजल बनाने के लिए, कि हमको अपने शोध के विषय का चयन करना होता है। अब इसके लिए मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमको पहले अपनी सीढ़ी रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए चढ़नी है। मुझे लगता है कि मेरी बात सबको समझ आ गई होगी। जिसको समझ ना आई हो वो अपना नाम बता के बोले साहब मुझे अभी थोड़ा कम समझ आया है, बताइए। बोलिए बोलिए। समझ आ गया। मणि जी बोल रही है? मोनिका बोल रही है सर। क्या नाम बताया आपने? क्या नाम बताया? सर मोनिका, थोड़ा समझ आया सर। मोनिका, मोनिका, हाँ 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 हाँ। सर मल्टी वाला थोड़ा सा आवाज क्लियर, वो समझ नहीं, आवाज बारिश की वजह से ठीक ना। बारिश कहाँ? आपके यहाँ बारिश हो रही है? कनेक्शन। अरे बाकी जगह तो सूखा पड़ा है, हैं? हाँ।
थोड़ा और बता दो। और किसको, और चलो एक आपको समझ आया, और किसको समझ नहीं आया? और किसको समझ नहीं आया? शशांक सर है आज क्या में आपकी क्लास में? शशांक, शशांक है क्या आपकी क्लास में? शशांक, यस सर। शशांक नहीं है? हो यार, सर तो है, कहाँ छुपे क्लास बैठे में है, शशांक? क्लास में है। क्लास में है शशांक? जी सर। आपको समझ आ गया? जी सर, आ गया। अच्छा, अब जरा आप, मोनिका जी कह रही हैं कि इनको समझ नहीं आया कि मल्टी डिसिप्लिनरी, यही कहा मोनिका जी ने आपने ना? मोनिका जी, का थोड़ा मुझे clear नहीं हुआ, बाकी तो क्लियर हो। हाँ शशांक, आप जी ब्रीफली एक्सप्लेन करो कि मल्टी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च से आप क्या समझते, क्या मैंने बताया आपको, बताओ जरा, ये ध्यान से सुनेंगी मोनिका जी। मल्टी डिसिप्लिनरी जो स्टडी होती है उसमें हम अलग अलग डिसिप्लिन्स को कंसिडर करते हैं, और किसी एक सब्जेक्ट पे हम फिक्स नहीं रहते हैं। हम इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं अपनी रिसर्च में। आ गया बात आई समझ आपको मोनिका जी? सर्वेश्वर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर पांडे हैं, लगता है ये कहीं खिसक गए। मेघा, मेघा गोयल क्लास में है क्या? यही है सर। जी क्लास में है सर, क्या? मैं हूँ। मेघा हो? जी सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ हाँ, आपकी आपकी आवाज आ रही है मुझे। मेघा, मैंने जो फाइन डिफरेंस बताया इंटर डिसिप्लिनरी में और मल्टी डिसिप्लिनरी में, वो जरा आप डिफरेंस जी बताओ सर। जरा एक बार, क्या समझ आया आपको? तो इंटरडिसिप्लिनरी के अंदर हम लोग दो सब्जेक्ट्स को लेते हैं। जो हमारा बेसिक प्रिमाइस होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक और सब्जेक्ट की हेल्प की जरूरत पड़ती है, और मल्टीडिसिप्लिनरी में हम लोग मल्टीपल सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है हमारी बेसिक प्रिमाइस को एक्सप्लेन करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये नेहा है क्या? नेहा नेवल? हाँ जी सर। अच्छा हो। अच्छा, अब नेहा, अभी आपका तो अभी रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाना। नहीं सर। तो अब जो मैंने आपको बताया कि जी ये सर। हमारा पहला हमारा स्टेज होता है रिसर्च, अपना टॉपिक खोजने का। अब आपको अपना टॉपिक कैसे खोजना है, इसको जरा ध्यान से सुनना, अभी मैं बताने जा रहा हूँ, और फिर आपको मुझे बताना है जैसे मैं अपनी बात पूरी करूंगा। ठीक ठीक है? है सर। हाँ जी सर। तो अब हमने, हाँ ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि अपना रिसर्च का टॉपिक खोजने के हमारे डायमेंशंस क्या होते हैं। तो मैंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस के इतने सारे डायमेंशंस, आयाम होते हैं, जो 1 दर्जन से ज्यादा गए। एक तो ये हमारा हमको ध्यान रखना है। दूसरा हमको ध्यान रखना है कि रिसर्च के जो अप्रोचेज होते हैं वो डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी, ये भी होता है। ठीक है? और इन दोनों को ध्यान में रखकर हमें क्या चीज, किस चीज को हमें अपना मेजर, जो निर्धारक मानना होता है अपने टॉपिक को चूज करने के लिए, वो होता है अपना अपना इंटरेस्ट होता है कि आपकी रुचि क्या है। मैंने आपको बताया कि 1 दर्जन से ज्यादा विषय हैं रिसर्च को आपको लेने के लिए, लेकिन आपकी रुचि किस चीज में है? आपकी रुचि पॉलिटिकल थियरी में है, पॉलिटिकल प्रोसेस में है, पॉलिटिकल थॉट में है, इंटरनेशनल रिलेशंस में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, एनवायरमेंटल मूवमेंट में है, हिस्ट्री में है। ये आपको अपना इंटरेस्ट देखना होता है, क्योंकि आपका जो पीएचडी का जो रिसर्च होता है वो जिंदगी भर के लिए आपके साथ आपका टैग लाइन हो जाता है, आपकी पहचान हो जाती है। अब मैंने पीएचडी किया है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, तो अब मैं पूरे जिंदगी भर जहां कहीं मैं सुनूंगा डिजास्टर मैनेजमेंट, तो मेरा इंटरेस्ट में ऑटोमेटिकली उसमें जगह ही रहेगा। उस पर किताब लिखूंगा, उस पर मैं रिसर्च करूंगा, उस पर पेपर में पब्लिश करूंगा, लेक्चर दूंगा। जबकि और लोगों के लिए, मैंने कहा था, और लोगों के लिए, उनके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा कैसे है, ये भी उनके लिए
समझना कष्टदायक कार्य होता है, लेकिन मेरे लिए ये ना केवल पूरी तरह से पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है ये, बल्कि ये बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन है जिसमें मैं अपने पूरे जीवन भर रिसर्च, शोध, अध्ययन, लेखन और अध्यापन करता रहूंगा। तो आपको ये ध्यान करने की आवश्यकता है कि आप जो भी रिसर्च का अपना टॉपिक लें, उस टॉपिक को आपको सोच समझ कर ही लेना है। ठीक है, बात आगे समझ आपको? नेहा जी, नेहा बात समझ आ गई? हाँ जी, हाँ सर। थोड़ी आवाज बताओ क्या समझ आया? सर ये बताया सर आपने कि हम टॉपिक डिसाइड करते हैं तो हमें इतना होता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज, मतलब इंटरेस्ट देखते हैं हम। अच्छा, तो आप सबने इतना तो डिसाइड कर लिया होगा ना अभी तक कि आपका ब्रॉड फील्ड क्या रहने वाला है? क्या डिसाइड किया आप बताइए नेहा जी। सर एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अच्छा, आपका इंटरेस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक्चुअली मैंने सर एमए भी अच्छा। की तो सर मैं सोच रही हूँ कि सर मैं मानव विकास से जुड़ता सर मैं टॉपिक डिसाइड करूँ। एमए किसमें किया आपने? सर एमए की हुई है, पॉलिटिकल साइंस से भी की हुई है और ह्यूमन राइट्स से भी की हुई है, मानव अधिकार सब्जेक्ट की हुई है सर मैंने। अच्छा अच्छा, तो ये अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अभी बात बढ़ाएंगे तो टाइम हमारा खत्म हो जाएगा। मोनिका को मेरी बात आ रही है? मोनिका महेंद्र जी को आवाज आ रही है मेरी? मोनिका जी, मेरी बात आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या मोनिका जी को? सर मोनिका मैम की नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो हाँ रही है। चलो कोई बात नहीं। राजकिशोर जी, राजकिशोर क्लास में है क्या? राजकिशोर, हाँ सर, आ रही है आवाज। आपने अपना टॉपिक डिसाइड किया है क्या? अपना थीम, आपका ब्रॉड डोमेन क्या रहेगा आपका? सर ब्रॉड डोमेन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत की विदेश नीति। अच्छा, और मेघा गोयल का और शशांक का भी IR ही रहने वाला है, ये बात इन दोनों ने मुझे पहले बताई थी। मेरा भी IR ही है, प्रमोद पांडे। प्रमोद जी का भी IR रहने वाला है। रोहित का क्या रहेगा? रोहित कटारिया, रोहित का क्या रोहित लिखता है ये? रोहित कुमार। रोहित जी सर। आपने अपना ब्रॉड डोमेन तलाशा क्या कि मैं इस फील्ड में अपना रिसर्च करने वाला हूं मैं? क्या हुआ रोहित? चलो, रोहित को लगता है इसको छत पे जाना पड़ेगा। डॉली निमेश है अपने बीच में क्या? डॉली, डॉली नहीं है क्या? अच्छा, डॉली भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हेलो तो सर, मैं और कहाँ तुम बोल नहीं रही हो? तुम कैसे पता लगेगा हो तुम? मैं बोल रही थी। कहाँ बोल रही थी? चलो बताओ, आपने अपना ब्रॉड डोमेन तय किया क्या? ये सर आपका इंडियन एरिया पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपका रहने वाला है। सुची तोमर का डिसाइड हो ही गया है ना? सुची है क्या अपने क्लास में? सुची तोमर? हाँ जी सर। अच्छा, आपका हो गया, आपका तो डिसाइड हो गया आपका ना? हाँ जी सर। और ये मेरी आवाज नहीं आ रही है? अजय है क्या? अजय सर अजय क्लास में नहीं है सर। अच्छा, अजय स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना? हाँ, चलो, तो मतलब मैं अपनी बात को मैं पूरी करता हूं मैं कि हमको सबसे पहले अपना ब्रॉडर एरिया डिफाइन करना है कि इस एरिया में मेरा इंटरेस्ट है। जैसे अभी है, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? जो कोई भी बोल रहा है उसकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई, थोड़ा। हाँ, रोहित की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आप सब थोड़ा सा अपने घरों के वो कोना देखिए, देख कर बैठिए जहां से थोड़ा सा नेटवर्क ठीक रहे और आवाज आती रहे, क्योंकि अब तो हमें लगता है कि ये क्लास अपना ऐसे ही चलेगा। तो अगर आवाज नहीं आएगी फिर तो पढ़ाना आधा अधूरा ही रह जाएगा ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आप सबको ये आज शाम तक या अभी अभी क्लास के बाद तुरंत ये डिसाइड करना है कि हमारा ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है। नंबर 1 बात, ये हमारा पहला चरण है। दूसरा चरण हमारा क्या होता है
कि हमने अगर अपना ब्रॉडर डोमेन तय किया, लेकिन उस ब्रॉडर डोमेन पीएचडी जो होता है, आप सबको ध्यान रखना चाहिए, पीएचडी या हायर स्टडी, उच्च शिक्षा जो होती है, ये वास्तव में स्थूल, जिसको हम बोलते हैं स्थूल, मतलब होता है मोटा, ब्रॉड, बहुत बहुत व्यापक। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ की यात्रा होती है। सूक्ष्म होता है माइक्रो, बहुत बहुत सर, बारीक, बहुत डोली नहीं छोटा है। है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं कहता कि जो पीएचडी होता है, वो जितना हमारा फोकस्ड होगा, जितना हमारा माइक्रो होगा, जितना हमारा एक लिमिटेड स्कोप पर होगा, उतना ही ज्यादा हमको वेरिफिएबल और वैलिडेटेड रिजल्ट हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए पीएचडी के लिए हमेशा हमको ये कहा जाता है कि हम ब्रॉडर स्केल पे अपना टॉपिक ना लें। हम ये ना लें कि भारतीय विदेश नीति का अध्ययन, इसमें कोई क्या अध्ययन कर सकता है भारतीय विदेश नीति का? इतना लंबा चौड़ा दायरा है भारतीय विदेश नीति का, वो क्या अध्ययन करेगा? ऐसे कोई ये ना अध्ययन करे कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, क्या अध्ययन करेगा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का? कोई कोई कहे कि मैं चाहता हूँ अध्ययन करना भारतीय प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, वो क्या अध्ययन करेगा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का? इतना बड़ा दायरा है। इसलिए हमको अपना फोकस्ड करना चाहिए, हमको अपना, इसको हम बोलते हैं डिलिमिट, हमको अपने शोध के टॉपिक को परिसीमित करना चाहिए। वो उसके लिए मैंने आपको बताया, वो कोई टेम्पोरल डायमेंशन का, कोई खास टाइम का हम अध्ययन कर लें। स्पेशल होता है किसी हम खास स्थान का अध्ययन कर लें, हम किसी विशेष व्यक्तित्व का अध्ययन कर लें, प्रक्रिया का अध्ययन कर लें। ये हम सबके लिए जो डिलिमिटेशन के वेरिएबल्स होते हैं, के फैक्टर्स होते हैं, इनके आधार पे हम डिलिमिट अपना अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका जो टॉपिक है, सुचि तोमर का टॉपिक है आपका। सुचि जी बताओ जरा अपना टॉपिक बताओ, सुचि। Sir discloses nationalism India and special reference to the idea of the आवाज नहीं आ रही है सुचि जी, स्पष्ट आवाज नहीं आ रही, ये बड़ी मुसीबत है। और कोई बताओ, आप अपना टॉपिक बताओ। ये मेघा गोयल, मेघा। जी सर मेरा टॉपिक है टू ओशियंस एट द ब्रिंक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे तो आपको अच्छी तरह से आ रही है, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप, फिर से बोलो जरा। सर, टू ओशियंस एट द ब्रिंक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, द इंडियन ओशियन रीजन। अच्छा, तो ठीक है। तो ये जैसे इसका टॉपिक हुआ है क्या डिसाइड शशांक का? शशांक 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 कहाँ चला गया? लगता है ब्रेकफास्ट करने चला गया। नहीं सर, यहीं पे यार कहाँ चले जाते हो यार तुम? सर वो म्यूट अनम्यूट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अरे यार, ऐसे जैसे ताला खोलना है चाबी लगा के, ये भी कैसी बातें करते हो? चलो बताओ, काफी क्या है आपका? सर मेरा इंडिया ईरान रिलेशंस पे है। अच्छा, इंडिया ईरान रिलेशंस पे, लेकिन मैंने आपको वही मैंने बताया ना, इंडिया ईरान रिलेशंस बहुत ब्रॉड एरिया है, ठीक है? यस सर, उसमें सर काउंटर टेररिज्म है। हाँ, तो या तो कोई स्पेसिफिक थीम लो या कोई टाइम स्पेन लो, तो ये करना। शाबाश, बहुत अच्छा। तो जैसे हमने अभी हमने इसका जो टॉपिक है, इसका सूची का हम लोग सुन नहीं पाए, लेकिन ये किसी दो थिंकर्स पर इसका टॉपिक, एक तो लगता है ठिंगरी जी पर है इसका, और एक और कोई थिंकर है इसके टॉपिक में। तो मतलब इन तीनों बच्चों के जो टॉपिक हैं, मेघा का और सूची का, इनका जो टॉपिक डिसाइड हो गया, या जो अपना इन्होंने काम किया है रिसर्च प्रपोजल का, तो इन्होंने अपना डिलिमिट किया है। इन्होंने अपना, जैसे सूची ने पहले सोचा कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इंडियन पॉलिटिकल थॉट रहेगा, तो इसने वो सोचा। फिर इसको लगा कि दो थिंकर्स का लेके मैं कंपैरेटिव स्टडी करूंगी, ये इसका टॉपिक चलो बन गया। ऐसे शशांक ने कहा कि मेरा एरिया इंडियन फॉरेन पॉलिसी रहेगा, तो इसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इंडिया ईरान को लिया, लेकिन मैंने कहा ईरान इंडिया दोनों बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसने कहा विद स्पेशल रेफरेंस टू काउंटर टेरर कोऑपरेशन, जो आतंकवाद निरोधी गतिविधियों में दोनों का सहयोग है, ये इसका विषय रहेगा इसका। मेघा ने बोला कि ये इंडियन ओशन, जो मैंने कहा कि जो हिंद महासागर में भारत और चीन के संबंधों
का जो बदलता स्वरूप है ये इनका रहेगा। हम देख सकते हैं कि मेघा के टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट बात है वो स्पेशल है, वो इंडियन ओशन का है। जबकि भारत चीन के संबंध बहुत व्यापक है, इसके इसके सैकड़ों आयाम इसके होंगे, लेकिन इसने क्या आयाम लिया, इसने इंडियन ओशन का आयाम लिया इसने। ऐसे ही प्रशांत ने क्या लिया, इंडिया ईरान, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसने कहा कि काउंटर टेरर या एंटी टेरर कोऑपरेशन का लिया। ऐसे भारतीय चिंतन परंपरा में जो सूची का बहुत बड़ा टॉपिक है, इसने दो थिंकर्स के कोई खास विचार लिए होंगे, ये इनके दोनों के विचार हैं। ऐसे आप सबको भी करना है अपना जो ब्रॉड डोमेन। जैसे अगर किसी ने कहा, इसने कहा नेहा ने, कि वो सोच रही है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे करेगी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या क्या कर सकती है ये कह रही है। इसने एम में किया पॉलिटिकल साइंस में किया ह्यूमन राइट्स में, तो कौन सा डायमेंशन इसको लेना है ह्यूमन राइट्स में, ये जरूर डिसाइड करना है। मैंने कहा कि फिर से अपनी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारा टॉपिक जितना नैरो, जितना फोकस्ड, जितना डिलिमिटेड और जितना हमारा वेल डिफाइंड होगा, उतना अच्छा शोध, उसकी फाइंडिंग्स, उसकी वैलिडिटी और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। हाँ, कौन किसने अपनी आवाज को बुलंद किया था, बताओ। सर मैं प्रमोद। हाँ प्रमोद जी। सर मैंने जो सोचा था वो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी द स्टडी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। हाँ ये भी टॉपिक अच्छा है, ये भी टॉपिक अच्छा है, लेकिन इस प्रकार का टॉपिक जो स्टडी करने के लिए ना आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। हमको ये भी ध्यान करना पड़ता है कि शोध में मान लिया कि अगर आप स्टडी करना चाहें मेक्सिको और अमेरिका के रिलेशनशिप का, लेकिन आप जा कैसे पाएंगे मेक्सिको और अमेरिका, ये जाना बड़ा भारी काम है ना। तो इसलिए हमको थोड़ा ध्यान करना है कि हम जब भी अपना टॉपिक लें तो हमको टाइम स्पेन का, कि हमको अपना काम खत्म करना होता है 2.5-3 साल के अंदर, और पैसा कौड़ी भी इसमें खर्च होता है अगर कहीं आपको यात्रा वात्रा करना पड़ गया, इसका ध्यान करना पड़ता है। तो अभी आपको नहीं, आफ्टर नहीं आपको अभी बताने की, केवल ध्यान रखना है आपको। जी क्या मणि जी? सर मैं मणिप्रभा। हाँ बोलती हूँ मैं, तो आपकी आवाज मैं कैसे बोल पाऊंगा, बोलो आप। जी सर, मेरा टॉपिक है चिर पुरातन और भविष्योन्मुखी समाज में नारी की बदलती हुई स्थिति पर पुनर्जागरण काल के पुरोधा महर्षि दयानंद सरस्वती का मार्गदर्शन। तो मैंने इसमें मार्गदर्शन लिया है महर्षि दयानंद सरस्वती का। हाँ, लेकिन एक आपको मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं, मणि जी। एक अमेरिकी लेखक थे, उनका नाम था एमरसन। नाम सुना है क्या आपने? उन्होंने अपने एक दोस्त को 12 पन्ने की चिट्ठी लिखी, ठीक है जी सर। और बाद में लिखा कि मित्र मुझे क्षमा करना, मैं अपनी बात को छोटे में नहीं कह सका, ठीक है। तो इसलिए टॉपिक तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन इसको थोड़ा सा छोटे में कहना सीखिए इसको, ठीक है। हेलो मणि जी। चलो आपने, मुझे लगता है मेरी बात आपने सुन ली होगी, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं। हम अपनी दूसरी बात को इस बात से मैं पूरी करता हूं मैं, कि आप लोगों को अपने टॉपिक्स मुझे अभी बताने नहीं है, समय हमारे पास नहीं है उस टॉपिक सुनने का। आप लोग अपना रिसर्च प्रपोजल बना के मुझे, अभी आपको अपना ईमेल आईडी दूंगा, मुझे मेल कर देना, मैं चेक करके सबका टॉपिक में बता दूंगा कैसा किसका कैसा है। तो दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा हमारा स्टेज क्या है, चरण क्या है हमारा, वो है कि हम अपने टॉपिक को डिलिमिट करें, छोटा करें। और छोटा करने के मैंने आपको तरीके बताए, वो स्थान का हो सकता है, समय का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, प्रक्रिया का हो सकता है, ये सब जो भी हमको ध्यान में आए उसके आधार पर हमको अपने टॉपिक को डिलिमिट करना है, छोटा करना, हमको फोकस करना है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि जब हमारा डोमेन डिसाइड हो गया, हमारा टॉपिक डिसाइड हो गया, तो अब हमको अपना रिसर्च प्रपोजल लिखना आरंभ करना है। वो कैसे लिखेंगे, उसको लिखने के लिए आप सब पहले ये जानकारी समझिए जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, कि रिसर्च प्रपोजल में कौन कौन सी बातें होती हैं,
किन किन बातों उसमें समाहित करते हैं। नहीं तो अगर आप लोग इस बात को नहीं लिखेंगे तो आप लोग भी रोहित जी की तरह बोलेंगे साहब अभी मेरा निष्कर्ष लिखना बाकी रह गया है। ठीक है, तो अभी आप लोग लिखें कॉपी पन्ना निकाल के, चाय वाय पीने अगर कहीं गए हो तो वापस आ जाए क्लास में, अब लिखने काम आ गया है। तो ये कौन कौन से पॉइंट है मैं बोलना शुरू करता हूं, आप लोग लिखो जरा उसको। ठीक है, पहला बिंदु होता है रिसर्च प्रपोजल लिखने में, इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, विषय प्रवेश। ठीक है, दूसरा बिंदु होता है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम यानी समस्या कथन, समस्या कथन। तीसरा टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य समीक्षा। सर दोबारा रिपीट कर सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, सर सुना नहीं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य समीक्षा। ठीक है, चौथा जो हेडिंग होता है, चौथी बात जो हमको लिखना चाहिए वो होता है थियोरेटिकल। थियोरेटिकल, THEORETICAL, थियोरेटिकल प्रेमाइस, PREMISE, प्रेमाइस ऑफ द स्टडी, ऑफ द स्टडी, थियोरेटिकल प्रेमाइस ऑफ द स्टडी, अध्ययन का सैद्धांतिक आधार, अध्ययन का सैद्धांतिक आधार। ये हमारा चौथा हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, अध्ययन के उद्देश्य। अध्ययन के उद्देश्य। अगला होता है रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च गैप्स। रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च गैप्स, शोध के प्रश्न या शोध के प्रश्न या शोध की रिक्तताएं। रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च गैप्स, शोध के प्रश्न या शोध की रिक्तताएं। अगला होता है, इसके बाद लिखना है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, जिसको हम बोलते हैं परिकल्पना। एक बार हिंदी आप लोग देख लेना, हिंदी मुझे पक्का नहीं पता मैं हिंदी में सही बोल रहा हूं, लेकिन इंग्लिश वाला मामला सही है, हाइपोथेसिस। फिर नेक्स्ट होता है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी, शोध प्रविधि। शोध प्रविधि। ठीक है, उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं स्कोप ऑफ द स्टडी या लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। स्कोप, स्कोप SCOP, स्कोप ऑफ द स्टडी ऑब्लिक या लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। लिमिटेशंस, LIMITATIONS, लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। सबको आ गया? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अध्ययन का क्षेत्र या अध्ययन की सीमाएं। अध्ययन का क्षेत्र या अध्ययन की सीमाएं।
और अंतिम जो बिंदु है वो होता है चैप्टर प्लान। या टेंटेटिव चैप्टराइजेशन। ठीक है जी। रोहित, रोहित कुमार। जी सर। लिख लिया? जी सर लिख लिया। सारा आ गया समझ ठीक से? कोई बचा तो नहीं? जी सर। राजकिशोर जी। जी सर। राजकिशोर जी। हाँ सर। आपने सारा लिख लिया ठीक से? जी बचा सर। तो नहीं कुछ? नहीं सर, सर बिब्लियोग्राफी भी लास्ट में आएगी। इसमें आवश्यकता अभी अभी इसकी आवश्यकता नहीं। जी। ठीक है। सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी कहाँ चले गए भाई? राजीव जी है क्या क्लास में? सर सुरेश जी भी हैं सर वो जी सर राजीव बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, कहाँ नमस्ते कैसे सर। राजीव जी? नमस्ते नमस्ते। ठीक राजीव है जी आपने सर। लिख लिया सारा? सारा आपने लिख लिया? जी सर लिख लिया सर 10 पॉइंट। अच्छा, इसमें दो चीज मुझे और जोड़ना है। पहली बात तो इन्होंने कहा, अभी राजकिशोर जी ने, बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी जो होता है उसकी आवश्यकता हमको तब पड़ती है जब हम इसको फाइनली अपना सबमिट करने जाते हैं कहीं पर। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको जो मुझे दिखाना है उसको आपको मुझे इस फ्रेमवर्क में बनाकर दिखाइए। और वैसे भी अगर बिब्लियोग्राफी लिखना भी है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखा जाता। बहुत लोगों की आदत होती है ये कि उनका मूल कंटेंट तो 4-5 पन्ने का होता है और 25 पन्ने का उन्होंने उसमें जोड़ दिया बिब्लियोग्राफी। वो बड़ी गलत होती है, वो हमको नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है जी। दूसरा एक और बात बीच में आप लोग जोड़ सकते हैं कि जहां पर मैंने आप लोगों को लिखाया था रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य समीक्षा, उसके बाद जो बिंदु होता है वो वास्तव में रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ही जुड़ा हुआ है। जब हमने सारे साहित्य की समीक्षा कर ली, हमने सारा महत्वपूर्ण, हमने उस पर लिखी किताबें हमने बता दिया, तो हमको अगला एक हेडिंग देनी चाहिए, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, अध्ययन का महत्व। क्या हेडिंग जोड़ना चाहिए हम लोगों को? आप लोग लिख लीजिए, अध्ययन का महत्व। और इसमें करना क्या होता है? इसमें हमको ये बताना होता है कि हमने जो ऊपर साहित्य समीक्षा की, हमने बताया कि भाई ये किताब है, ये किताब है, ये पुस्तक है, ये लेख है, ये स्टडी है, ये अध्ययन है। लेकिन इन सब के बावजूद जो मेरा अध्ययन है वो इन सब से अलग है, वो इन सब से भिन्न है, और वो इन सब के द्वारा छोड़े गए रिक्तियों को, छोड़े गए गैप्स को फिलअप करने वाला है। ठीक है जी। तो ये आप इसको भी आप लोग एक हेडिंग के रूप में ही लिखे तो ठीक रहेगा। नहीं तो कुछ लोग कह सकते हैं कि आपने ये बिंदु आपने छोड़ दिया। तो अध्ययन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, ये भी आप लोग हेडिंग लिखना है। ये हमारा तीसरी बात थी, ये हमारा तीसरा चरण था रिसर्च प्रपोजल लिखने का। अब चौथा चरण क्या है? आज 5 चरण पूरी करके तब अपनी क्लास को पूरी करते हैं। चौथा चरण हमारा ये है कि आप जो रिसर्च प्रपोजल 1 हफ्ते के अंदर जल्दी जल्दी लिखेंगे, उसमें आपको ध्यान करना है कि 3 खंड ऐसे होते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल में जो थोड़ा सा बड़े और बहुत उनको ध्यान से लिखना चाहिए। ध्यान से तो ऑब्वियसली सब कोई लिखता है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। वो कौन से खंड है? एक खंड है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, क्योंकि आप अपने विषय के अगर सारी पुस्तकों को रिव्यू करेंगे तो वो कई बार 10-15 पेज तक वो एक्सटेंड हो जाता है और आपको 50-100 किताब पढ़नी पड़ती है। एक ये सेक्शन है। दूसरा सेक्शन होता है वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का होता है। पहले लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी केवल लिख दिए इंडिकेटिव छोटे छोटे में,
कि हमारा क्वालिटेटिव मेथड है, कंपैरेटिव है, हिस्टोरिकल, ये करके। अभी यूजीसी के नाम के हिसाब से आपको ना केवल अपना ब्रॉड मेथड लिखना है कि मोटा मोटा मेथड क्या है आपका, बल्कि प्रत्येक चैप्टर को लिखने में आपने किस मेथड के आधार पर आपने चैप्टर को लिखा। क्योंकि खतरा क्या होता है कि आरंभ के 3-4 चैप्टर लोग नकल मार के टीप टाप लेते हैं, उन्हें पता नहीं उन्होंने कैसे लिखा उन्होंने। तो यूजीसी कहता है कि आप अपने हर चैप्टर को लिखने का बताइए कि आपने किस मेथड से लिखा। आपने स्ट्रक्चरल मेथड अपनाया, आपने कंपैरेटिव मेथड अपनाया, आपने कंटेंट मेथड अपनाया, क्या किस मेथड से। इसलिए आपको एक आपका जो सामान्य है मेथोडोलॉजी, जनरल, फिर हर एक चैप्टर का मेथोडोलॉजी क्या है आपका, डेटा कलेक्शन का टेक्निक क्या था आपका, उस पर इंटरप्रिटेशन का टेक्निक क्या है, आईसी टूल्स क्या अप्लाई, ये भी एक बहुत बड़ा हमारा खंड हो जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। और तीसरा हमारा कई बार बड़ा खंड हो जाता है वो अगर हम अपना चैप्टर प्लान को बढ़ाकर लिखते हैं तो। जो अगर हमने कहा हमारा फर्स्ट चैप्टर में ये बातें होंगी, सेकंड में ये बातें होंगी, थर्ड में ये, फोर्थ में, फिफ्थ में ये, तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपना प्रपोजल 1 हफ्ते के अंदर जल्दी बना के मुझे देना है तो आप लोग इन तीनों सेक्शंस को इंडिकेटिव रूप में लिख सकते हैं। कि जैसे इंडिकेटिव रूप क्या हो सकता है कि आप किताबों के नाम लिख दें कि मेरे विषय पर ये 15-20 इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिनको मैं पढ़ के और अभी रिव्यू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैं समय के साथ साथ कर लूंगा। ऐसे आप लिख सकते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में कि ये मोटा मोटा मेरा जो है ये क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव आधार पर रिसर्च रहेगा मेरा, या मिक्स मेथड का यूज करके मैं लिखूंगा। इसमें मेरे डेटा, ये मेरा यूनिवर्स रहेगा, ये मेरा यूनिवर्स रहेगा, डेटा कलेक्शन की ये पद्धति, ये सब करके आप लिख सकते हैं। और ऐसे ही चैप्टर प्लान में आप केवल टाइटल लिख के चैप्टर का भी आप लोग छोड़ सकते हैं। तो ये चौथी बात थी कि जो जो लंबे लंबे खंड बनने की संभावना है उन खंडों को आप लोग फिलहाल छोटे छोटे में लिख सकते हैं, और बाकी जो छोटे में ऑब्वियस छोटे में है उनको तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है जी। अब अंतिम बात क्या है कि अगर आपको स्वर्ग देखना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मेघा जी स्वर्ग देखने के लिए? खुद मृत्यु के आगोश में जाना पड़ेगा। किसने बताया ये बात? राजकिशोर। तो खुद हमको मृत्यु को अंगीकार करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको रिसर्च करना है, पीएचडी करनी है, तो आपको रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए बैठना पड़ेगा, आरंभ करना पड़ेगा। और उस दौरान आप लोगों को जो संकट आता है, जो कठिनाई होती है, उसके बारे में अपने मित्रों से, मुझसे भी, या किताबों का भी आप लोग सहारा लेकर और अपने प्रपोजल को आप लोग बना सकते हैं। अब मैं फिर से 5 बातों को दोहराता हूं, उसके बाद आप सबसे पूछूंगा सैंपल, फिर अपनी बात को मैं आज अपनी क्लास को खत्म करेंगे। पहली बात क्या है कि हमको अपने ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है। दूसरी बात, उस ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंतर्गत जो हमारा रिसर्चेबल प्रॉब्लम है, जिस पर हम शोध करेंगे, ऐसी जो समस्या है उसको हमको नैरो डाउन करना है, फोकस्ड करना है, डिलिमिट करना है, और उसको हमको बहुत रिफाइन करना है। दूसरी बात, और इसी रिफाइनमेंट मतलब दूसरे चरण में आपका टॉपिक डिसाइड होता है। जैसे जो टॉपिक बताया अभी मेघा ने या सूची ने या इसने बताया आधा पिया शशांक ने, तो ये टॉपिक हमारा कब तय होता है? ये टॉपिक हमारा बनता है दूसरे चरण में, सेकंड स्टेज में, जब हम अपने टॉपिक को डिलिमिट कर लेते हैं तब हमारा टॉपिक बनता है। तीसरा चरण क्या है कि टॉपिक डिलिमिट होने के बाद उसके अंतर्गत क्या क्या बातें हम लिखेंगे, वो मैंने आपको सारी बातें मैंने बताई। उन बातों के ऊपर मैं आपको पहले ही मैं बहुत लंबा चौड़ा तकरीर कर चुका हूं, बातें अपनी बता चुका हूं मैं, इसलिए उन सबको दोबारा एक्सप्लेन करने की अब जरूरत नहीं है। हमारा जो बचा है सिलेबस में वो केवल रिसर्च मेथड बचा है, उसी पर मैं अगली क्लास में आऊंगा।
अभी तो आपको मैंने रिकेपिचुलेशन रिवीजन के लिए मैंने आपको ये सब बातें आपको मैं बता रहा हूँ। तो तीसरे में आपको उन जो खंड मैंने बताया उन खंडों के बारे में आपको लिखना है। चौथे में आपको क्या करना है, फिलहाल के लिए अगर आपका जो फाइनल प्रपोजल होगा उसमें आपकी बिब्लियोग्राफी भी रहेगी और तीनों खंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, चैप्टर प्लान, ये तीनों बड़े बड़े एक्सटेंसिवली डिटेल्ड में लिखा जाना चाहिए इनका। लेकिन अभी फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग आप लोग इसको थोड़ा छोटा इंडिकेटिव भी लिख सकते हैं और बाकी चीजों को आपको अच्छी तरह से लिखना है। और अंतिम बात कि आपको जब ये सब बातें समझ आ गई तो आप लोग अपना कलम कापी उठाइए, लिखकर और मुझे अगले संडे रात तक, मुझे अभी आपको मैं अपना ईमेल आईडी मैं एक आध दिन में लिखा दूंगा, उस पर आप लोगों को मुझे ईमेल करना है अपने अपने प्रपोजल को, और तब मैं आप लोगों का प्रपोजल पढ़ के बताऊंगा कि आप इन 5 चरणों में किन किन चरणों तक आप सार्थक रहे, सफल रहे, और आपका प्रपोजल का जो स्टेटस है, का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है। ठीक है जी। तो आज के लिए मुझे इतना ही बात कहनी थी। क्लास में और किसी को अगर कुछ कहना हो, सुनना हो, कोई प्रश्न, कोई क्वेरी हो तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सर एक टॉपिक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते। ये आवाज है राजशोर जी की ना? नहीं, प्रमोद। किसका? प्रमोद जी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ प्रमोद जी, टॉपिक अभी एक्सप्लेन मत कराओ, ठीक है ना, क्योंकि अब हमारा समय खत्म हो गया है। अध्ययन का सैद्धांतिक, सर अध्ययन का सैद्धांतिक आधार। हाँ अच्छा, ठीक है, ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो मैं समझ गया। इसमें क्या होता है कि हमारा जो स्टडी होता है ना, हर अध्ययन में कुछ थ्योरेटिकल इश्यूज होते हैं, ठीक है ना। हर जो अध्ययन होता है उसमें कुछ थ्योरेटिकल इश्यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इसने ये लिया कोई टॉपिक, अगर मान लीजिए लेता है, जैसे हम अगर इसका टॉपिक लेते हैं मेघा का, एक बार टॉपिक फिर से बोलना मेघा अपना। 2 नेशंस क्या है सर? 2 नेशंस एट द ब्रिंक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हाँ ठीक है। अब 2 बस इतना तो फिर आगे आगे बढ़ो थोड़ी देर में। जैसे इसने लिखा कि 2 नेशंस एट द ब्रिंक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो इसमें हमको क्या करना होता है, इसको डिफाइन करना होता है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल रिलेशन में नेशन की क्या अवधारणा है, ब्रीफली कॉन्फ्लिक्ट की अवधारणा क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेस वगैरह या इसका जो थ्योरेटिकल डोमेन होता है ये क्या होता है। फिर इसका आगे है इंडिया चाइना इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के नाते क्या बात है, इंडियन ओशन में इसको एक और जो बात है जो इम्प्लाइड बात होती है, जो इम्प्लाइड बात है कि जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या होते हैं किसी कंट्री के, ओशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मिलिट्री है, इकोनॉमिक है, जो इसका कॉमर्शियल है। तो इन सब चीजों को अगर आप अच्छी तरह से डिफाइन नहीं करेंगे तो वो फिर जो पाठक होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो आपकी बात को इस आधार पे गलत कहना शुरू कर देता है कि आपने ये बात छोड़ दिया है, ये नहीं लिखा आपने इसको बाहर कर दिया है। तो हम थ्योरेटिकल प्रेमाइस जो हम लिखते हैं वो हम 2 उद्देश्य से लिखते हैं। एक तो हम ये कोशिश करते हैं कि जिन जिन सिद्धांतों को लेकर हम काम कर रहे हैं उनको हम क्लैरिफाई कर दें। जैसे इसका टॉपिक है शशांक का, ये कह रहा है कि काउंटर टेरर कोऑपरेशन। तो अब इसको बताना पड़ेगा कि टेररिज्म क्या होता है, टेरर का जो भी थ्योरेटिकल डायमेंशन है वो क्या होता है, इसको बोलना पड़ेगा कि टेरर और टेररिज्म क्या होता है। फिर इसको बताना पड़ेगा इसको कि काउंटर टेररिज्म क्या होता है। फिर एक और शब्द प्रयोग करते हैं एंटी टेररिज्म क्या होता है। फिर कोऑपरेशन का नेचर, कोऑपरेशन बहुत प्रकार का होता है, इसमें यहां पर कोऑपरेशन का नेचर क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से जो आपके टॉपिक में जो भी 2-4 बहुत ज्यादा क्रिटिकल इश्यूज नहीं होते हैं, हर टॉपिक में अधिकतम 4-5 होते हैं और न्यूनतम 2-3 होते हैं। जो कीवर्ड्स होते हैं हमारे टॉपिक के, उन कीवर्ड्स का जो थ्योरेटिकल ओवरटोन्स होता है उसको हमको डिफाइन करना पड़ता है, जिससे एक तो उसकी हमारी क्लैरिटी बढ़ जाए, हमारी समझ बढ़ जाए, हम क्या समझ के करते हैं। जैसे अगर कोई बात करे डिजास्टर की
डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो एक टाइम था डिजास्टर मतलब केवल हम मानते थे नेचुरल डिजास्टर्स। बाद में इसके अंतर्गत माना गया मैन मेड डिजास्टर्स को भी शामिल किया गया। और अभी जो कंटेम्परेरी डिस्कोर्स है डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसमें मानते हैं कि किसी भी प्रकार का ऐसा संकट जो व्यक्ति के जान और माल पर खतरा बन जाए, वो डिजास्टर है। इसलिए अभी यूजीसी ने एक जारी किया है नोटिफिकेशन, वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना किराया नहीं दे पाता है, रेंट इन एरियर्स जिसको बोलते हैं, तो वो भी एक तरह का डिजास्टर है। क्योंकि कई कई ऐसे परिवार होते हैं जिन परिवारों को आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है आर्थिक संकट में। कोरोना का काल है, कोरोना को हम क्या कहेंगे, कोरोना को भी अच्छा खासा डिजास्टर माना गया है। इसको हम कहते हैं दिस इज बायोलॉजिकल डिजास्टर, हम कहते हैं इसको, क्योंकि ये वायरस बॉर्न डिजास्टर, इसलिए बायोलॉजिकल डिजास्टर है ये। तो इस प्रकार से जो भी टॉपिक होता है, उस टॉपिक के अंतर्गत अपने जो बेसिक थ्योरेटिकल उसकी अंडरपिनिंग्स है, उसके आधारभूत तत्व जो है सैद्धांतिक, उनको लिखने की बात को हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रेमाइस ऑफ द स्टडी। और बताओ कुछ, शाबाश, अच्छा प्रश्न किया आपने प्रमोद जी। और बताओ, और है किसी के पास कुछ बचा, या मैं किसी पूछ दूं एक आध? अभी 5 मिनट हमको साथ रहना है। आप पूछे तो मैं पूछूंगा, आप फैसला कर लो कौन पूछे। हाँ जी सर, थोड़ा हाइपोथेसिस भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये किसने पूछा? प्रमोद जी ने पूछा है। प्रमोद। हाँ, मेघा जी सर। आपने कुछ नहीं पूछा अभी तक, इसका मतलब आपको सब कुछ क्लियर है। ठीक है, ठीक है जी सर, अभी तक तो है सर। ठीक है, नहीं मैं समझ गया, आपको पहले क्लियर था आपको। अब आप ये बताओ जरा, इनका प्रश्न है प्रमोद जी का कि हाइपोथेसिस क्या होती है? सर, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। बेसिकली वो मैंने इसके बारे में एक आपको डेफिनेशन भी क्लास में लिखाई थी, तो उसी डेफिनेशन अगर याद हो तो, नहीं तो अपना भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं। अब हम लोग सुने मेघा क्या कहती हैं। जी मेघा जी बताइए। सॉरी सर, मुझे डेफिनेशन तो याद नहीं है, बट जो मुझे समझ आता है मैं वो बता सकती हूँ। हाँ बताओ। सर, इट्स एन टेंटेटिव स्टेटमेंट बेसिकली that actually tells what we think about the particular topic. What? अच्छा, it's like let me think so. चलो ठीक है, नहीं ठीक है। आपका गलत तो एकदम नहीं है, लेकिन इसमें सत्यता का जो अंश है वो भी थोड़ा कम है, तो ये आंशिक सत्य है। और साथ में उस सावधानियां कि क्या नहीं होना चाहिए हाइपोथेसिस में। कई बार हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं सर कुछ अलग ही। ये कौन बोल रहा है? सर, मैंने जो सवाल पूछे थे प्रमोद। नहीं आपको नहीं, आप तो क्लास में थे ही नहीं, आप तो क्लास में आते नहीं थे जब मैंने ये बात पढ़ाई थी। ठीक है, इसलिए आप नहीं कह सकते कि साधु ने खाली बताई थी। और कोई बताइए। राजीव जी। जी सर, राजीव बोल रहा हूँ। आपके पास अपनी पुरानी कॉपी है क्या? जी सर है सर, निकालना पड़ेगा। अच्छा, अभी नहीं निकाले? निकाल लो यार, निकाल लो उसको। सुरेश जी, आपके पास पुरानी कॉपी है क्या? सर ये है सर। अच्छा, उसमें जरा पढ़िए, मैंने क्या लिखाया था मैंने हाइपोथेसिस पर। जो हम अपना जो उद्देश्य बनाते हैं भैया, हमारे जो विचार हैं उस टॉपिक पर, वो हमारे अनुसंधान के बाद सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी हो सकते हैं, दोनों। इसको आप अपनी तरफ से आप इसको बोल रहे हैं कि मैंने लिखा है वो बोल रहे हैं आप? मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, मैंने लिखा है वो नहीं बोल सकते क्या? देख रहा हूँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आप लोग थोड़ा सा हल्का क्लास को ले रहे हैं घर बैठ के, तो कोई बात नहीं। मैं अभी आपको मैं बताता हूँ कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस के बारे में कुछ कीवर्ड्स हैं, 4-5 कीवर्ड्स हैं, उनको हमको समझना चाहिए।
पहली बात क्या, पहला कीवर्ड क्या है इसमें, इसको हम बोलते हैं कंजेक्चरल स्टेटमेंट। पहला कीवर्ड है कंजेक्चरल स्टेटमेंट। कंजेक्चर क्या होता है, कंजेक्चर को हम बोलते हैं अंदाजन, अनुमानित, जिसका हम अनुमान लगाए, जिसका हम अंदाजा लगाकर बोलते हैं। जैसे कोई पूछे कि भाई आज क्लास में राजीव जी हैं क्या, नहीं आज क्लास में राजीव जी क्यों नहीं आए, तो बोले साहब मुझे लगता है कि वो शायद आज कहीं फंस गए हैं। तो अंदाजा है उसका, वो उसका अंदाजा है, पक्की बात नहीं है। हो सकता है कि राजीव जी के वो अपने बिहार से गांव चले गए हो, कुछ और बात हो। इसलिए हाइपोथेसिस हमेशा जो होता है वो अंदाजन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंजेक्चरल स्टेटमेंट। ये अनुमान के आधार पे एक कथन होता है, ठीक है। टू कंजेक्चरल स्टेटमेंट टू आर्टिकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी। अब इसमें अगला वर्ड क्या है कि ये रिलेशनशिप, ये अंतर संबंधों को बताता है। ये आपका हाइपोथेसिस जो होता है किसके अंतर संबंध, वेरिएबल्स, हम जिनको चर बोलते हैं। कोई भी अध्ययन, जैसे इनका अगर अध्ययन है मेघा का, जो ये चाहती हैं करना कि टू नेशंस ऑन द ब्रिंक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो इनके इस अध्ययन में दो देश हैं, भारत और चीन है। ये दो देश हैं, एक वेरिएबल तो इन दो देशों का है, दूसरा वेरिएबल जो है वो इंडियन ओशन का है। तो भारतीय ये हिंद महासागर में इन दोनों देशों का की जो रस्साकसी है, इनके जो अपने इंटरेस्ट हैं, इनके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, उन इंटरेस्टों को प्रोटेक्शन के लिए और दूसरे के इंटरेस्ट को सबोटैच करने के लिए क्या करते हैं, ये इनके अध्ययन का विषय है। तो हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, इंडिया और चाइना और इंडियन ओशन। तो इन दोनों के अंतर संबंध क्या है, इसको बताने का हम प्रयास करते हैं हाइपोथेसिस में। तो हाइपोथेसिस इज अ कंजेक्चरल स्टेटमेंट टू आर्टिकुलेट इंटररिलेशनशिप्स बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी एंड सब लोग लिख रहे हैं इसको ना, हेलो जी सर लिख रहे हैं, बोल दीजिए, आवाज कट रही है। यस सर लिख रहे हैं। अच्छा तो इसलिए तो ये मैंने बताया कंजेक्चरल स्टेटमेंट टू एस्टैब्लिश इंटररिलेशनशिप्स बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी, ठीक है। एक बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात होता है इसमें ये मतलब तीन ये इसके कीवर्ड्स हो गए। चौथा कीवर्ड क्या है हाइपोथेसिस का, कि इट लीड्स टू एन एजम्पशन। ये आपके अंदर एक मान्यता की स्थापना करता है। कोई भी हाइपोथेसिस जो होती है वो एक मान्यता की स्थापना करता है। जैसे मेघा की मान्यता क्या हो सकती है, इनकी मान्यता ये हो सकती है कि इंडियन ओशन विल ऑलवेज रिमेन a zone of conflict between India and China, provided very important interest of the two countries in the region। ये इनकी मान्यता हो सकती है, ये इनका एजम्पशन है, ठीक है। चौथी बात क्या है कि आपका हाइपोथेसिस हमेशा आपकी मान्यता स्थापित करती है, जिस चीज को आप मानते हैं। और पांचवा बात है दैट इज लायबल टू बी प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड। इसलिए जो हाइपोथेसिस होता है वो हमेशा ओपन एंडेड होता है, वो खुला होता है। वो शोध के पश्चात प्रूव भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, और डिस्प्रूव वो गलत भी हो सकता है। वो तो ये 5 अंशों का, 5 बातों का समायोजन करके हमको अपनी हाइपोथेसिस बनानी चाहिए। मैं 5 बातें फिर से आपको मैं बताता हूँ, फिर अभी आपसे पूछता हूँ मैंने क्या बताया। पहली बात है क्या, कंजेक्चरल स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस हमेशा एक स्टेटमेंट में लिखा जाता है, एक वाक्य में लिखा जाता है। इसलिए इसको बुलेट में, बिंदु में, हेडिंग में नहीं लिखा जाता है।
ये हमेशा भरा पूरा वाक्य होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है हाइपोथेसिस। इसको बोलते हैं कंजेक्चरल, जो हम अपने अंदाजे से, पूर्व ज्ञान के आधार पे, अवधारणा के आधार पे हम इसको लिखते हैं। तो कंजेक्चरल स्टेटमेंट, पहली बात, टू एस्टेब्लिश इंटररिलेशनशिप्स, संबंधों को स्थापित करने के लिए। दूसरी बात, संबंध किसके मध्य, वेरिएबल्स के, जो दो चर हैं उनके या दो से अधिक चरों के बीच में। चौथी बात, इसके आधार पे हम एक अपनी मान्यता का विकास करते हैं, हम अपनी मान्यता मानते हैं, हम कोई चीज मानते हैं और वो मान्यता हमारी टेंटेटिव होती है, वो हमारी कच्ची होती है, वो रिसर्च के बाद हमारी प्रूव भी हो सकती है और डिस्प्रूव भी हो सकती है। इससे हाइपोथेसिस जो होती है वो हमेशा टेंटेटिव होती है, वो कच्ची होती है, उसको हम फाइनल तभी करते हैं जब हमारा रिसर्च कंप्लीट हो जाता है, तब हम उसको मानते हैं कि ये सही है कि गलत है। और इस सही गलत की बात को हम अपने थीसिस के कंक्लूजन के चैप्टर में लिखते हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस हमने लेकर ये इस अध्ययन को किया है, हमारे रिसर्च के आधार पे ये हमारा हाइपोथेसिस प्रूव हुई या डिस्प्रूव हुई। ठीक है जी, सबको बात आ गई, सबको बात समझ आ गई? प्रमोद जी, प्रमोद जी सर, आपको बात समझ आ गई पूरी? यस सर। बताओ कौन कौन सी बात मैंने, बताओ मैंने कौन सी बात बताई, मैंने जल्दी बताओ सर पहला इसमें ये हो सकता है कि ये अनुमानित या अंदाजन कथन होता है, जिसमें हम संबंधों को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, या वो दो अच्छा, चरों सुनो एक मिनट प्रमोद जी, ये ध्यान इस बात का रखना है पूरी क्लास को कि मैं जो शब्द प्रयोग करता हूं अंग्रेजी में, वही प्रामाणिक शोध प्रविधि के शब्द हैं। इनका हिंदी का जो रूपांतरण है वो आपको स्वयं अपने आप नहीं करना है। उसके लिए आपको कोई जिनका हिंदी मीडियम है, ठीक है ना, जिनका हिंदी मीडियम है पढ़ाई का, वो कोई हिंदी मीडियम की किसी बुक को लेकर इन शब्दों का जो प्रामाणिक, जो साहित्यिक स्वीकृत शब्द है, उनका ही प्रयोग करना है लिखने के लिए। ठीक है, अन्यथा जो मैंने अंग्रेजी में कहा उसी शब्द का प्रयोग करके आपको लिखना है। अब बताएं अपनी बात आप। तो हम मान लिया आप कोई लिख दो अंदाजन कर दो, तो अंदाजन जो है स्वीकृत शब्द नहीं है, ये साहित्य का स्वीकृत शब्द नहीं है, इसको आपको लिखने में नहीं प्रयोग करना है। बोलने चलो ठीक है, बोल दो कोई बात नहीं, लेकिन इसको लिखना नहीं ऐसा आपको कि अंदाजन ये कथन होता है। शाबाश, बताओ आगे बताओ। बुक देख के सर इसको करेक्ट कर लेंगे। हाँ, क्या होता है बताओ। पहले तो सर कंजेक्चरल स्टेटमेंट होता है, जिसमें हम अंदाजा लगाते हैं, ये दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का प्रयास होता है इसमें। और तीसरा ये अंतर संबंधों को बताता है, दो चरों को या दो वेरिएबल्स के संबंधों को। इसके अलावा अपने अंदर एक मान्यता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है सर इसमें। मान्यता स्थापित हो जाती है। दूसरा ये खुला होता है, ओपन एंडेड, जिसमें ये शोध के बाद ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। जी, बहुत अच्छी बात है। अब एक बार में फिर से मेघा का जो टॉपिक है उसको, टॉपिक को मैं लेकर फिर से एक बार आप सबको मैं बताता हूं मैं कि इनका टॉपिक है, इन्होंने बताया टू नेशंस ऑन द ब्रिंक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आगे हो सकता है इनका टॉपिक ऐसा हो या कुछ और हो सकता है, स्टडी ऑफ इंडिया एंड चाइना, स्टडी ऑफ एक्शंस ऑफ इंडिया एंड चाइना इन इंडियन ओशन, ऐसा कुछ है क्या मेघा जी? ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें एक मेघा का जो, इसमें जो मेघा का अभी तक का जो इन्होंने एमए तक किया है ना, हो सकता है एमफिल भी किया हो, तो एमए तक के ज्ञान के आधार पे इनको एक अनुमानित कथन कहना है इंडियन ओशन और भारतीय और चीन के बारे में। एक कथन ये कहेंगी, लिखेंगी, उसी को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। वो कथन कैसा होगा, वो इनके जो दो बेसिक वेरिएबल्स हैं, इंडिया चाइना और इंडियन ओशन, इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करना है। संबंध कैसे स्थापित करेंगी, जो मैंने आपको बताया कि इंडियन ओशन विल रिमेन अ क्रिटिकल फैक्टर in both India's and China's foreign policy due to high stakes involved in the region
ऐसे इस प्रकार से आपको कुछ अपने इनके अंतर संबंधों को स्थापित करते हुए एक आपको मान्यता बतानी है, एक आपको एजम्पशन स्टैब्लिश करना है, और फिर और जो कि सही और गलत दोनों होने की उसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, लगता है सबको बात अपनी समझ आ गई होगी। अब हमारा समय भी पूरा 11 बजने वाला है। किसी को अगर कुछ और पूछना हो, कहना हो तो बता सकता है, नहीं तो हम भानु जी के इंस्ट्रक्शंस सुनकर अपनी क्लास को हम आज के यही पूरा करते हैं। किसी कुछ पूछना हो, कहना हो तो बताइए। कुछ नहीं कहना किसी को? चलिए भानु जी, भानु जी। जी सर। आप भानु जी ऐसा भानु, मेरी आवाज आ रही बेटा? सर हाँ जी सर, अभी आ रही है सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी मरी ने कहा था कि ये पिछली क्लास की अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं कर पाई, तो इसलिए जबकि क्लास में थी ये, तो एक बार आप इन बच्चों को बता दीजिए, हो सकता है कि मेरी कहीं बात ठीक से ना इनको समझ आई हो, कि अटेंडेंस लेने वाला काम आपका ही है, ठीक है ना? क्योंकि मुझे बच्चे दिखते नहीं क्लास में कौन कौन है, तो आप थोड़ा देख के और इनको बताइए कि किस प्रकार से ये अपने आप को प्रेजेंट करें कि आप इनकी अटेंडेंस मार्क करके और वो जो अपने ऑफिस में भेज दें, सेम डे भेज दें वहां पर। कुछ कहने इसके बारे में क्या? सर इसमें जो चैट बॉक्स के अंदर में सर, जैसे अभी मोनिका महेंद्रू ने मैम ने लिखा हुआ है, मोनिका चोपड़ा प्री पीएचडी कोर्स वर्क स्टूडेंट प्रेजेंट, सर ऐसे ही करके उसका अगला अनुराधा मैम का है, उसका आगे फिर मणिप्रभा मैम का है, फिर सूरज नहीं, ये मणि क्या कह रही है कि ये जो सीसी लिखा है, सीसी पे करना है क्या इसको? जैसे ये पूछा था इससे। सर सीसी कहाँ पर लिखा हुआ है? सीसी लिखा आता है यार सर सीसी तो सर सीसी तो कैप्शन चलाने का सर, मतलब कैप्शन ऑन करने हो तो सीसी के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा। अगर कोई फोन से कनेक्ट होगा तो सर स्क्रीन के ऊपर 3 ऑप्शन होंगे। पहला होगा जहाँ पे सर एक नंबर लिखा आ रहा होगा, तो मतलब कॉन्टेक्स्ट वाला जो इमेज वो बना होगा आइकन, और नंबर लिखा आ रहा होगा, उससे नेक्स्ट एक चैट बॉक्स बना हुआ है, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सेंड ए मैसेज टू एवरीवन का एक ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे जाके टाइप कर लीजिए आप अपना नाम, और ये सारा चैट स्क्रिप्ट हमारे पास ईमेल के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यही चैट स्क्रिप्ट जो ईमेल के ऊपर आएगा वो वर्ड फाइल में आएगा सर, वही मैं मेल कर दूंगा आगे ऑफिस में। तो सभी स्टूडेंट। सर सीसी वाले पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, कैसे आप लोग नाम लिख रहे हो? इसमें एक चैट नहीं आ रहा है? चैट आता है। हाँ, ये सीसी वाले को टच करने पे तो ऐसे कुछ भी नहीं आ रहा है जिससे कुछ लिखा जा सके। सीसी वाले को टच करना ही नहीं है। सीसी तो कैप्शंस को ऑन करने के लिए है, मैंने अभी बताया। मैं सर एक बार स्क्रीन प्रेजेंट करके बता रहा हूँ, उसके बाद आप देख लीजिए प्लीज। हाँ। अभी आप सब लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। तो पहला ऑप्शन है ये कॉन्टेक्ट का, इसके बाद ये जो ऑप्शन है जिसके अंदर अभी प्रमोद कुमार पांडे जी का लिखा हुआ है, प्रमोद कुमार पांडे, यहाँ पे जाके आपको सिंपल अपना नाम लिखना है। फिर एक बार फिर से बता दीजिएगा। सिंपल, आपने ज्वाइन किया हुआ है, आपको जो बीच में जहाँ पे एक नंबर अभी लिखा हुआ है, यहाँ पे 18 नंबर जहाँ पे लिखा है, जितने पार्टिसिपेंट है वो पार्टिसिपेंट है। इसके आगे ये जो चैट बॉक्स है, इसके अंदर में जाके आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी लिख सकते हैं। जनरली आपको आपका अटेंडेंस यहीं पे मार्क करना है। इसका ट्रांसक्रिप्ट सर हमारे पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो वही ट्रांसक्रिप्ट जो वर्ड का फॉर्म में होगा वो मैं डिपार्टमेंट के मेल आईडी पर भेज दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है। फिर आज की अपनी क्लास यही खत्म करते हैं। सबको गुड बाय, सबको गुड बाय। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास राजकिशोर जी? पता नहीं बताया नहीं।